So, let us now discuss part 2 of the Industrial Dispute Act. In this particular video, we'll discuss about the authorities. Okay, so the first authority under Industrial Dispute Acts is the Works Committee. Works Committee is basically established in establishments having 100 or more workmen. So in any industrial establishment जहाँ पे 100 से ज़्यादा वर्कर हैं, और ये जो 100 से ज़्यादा वर्कर है उसकी कंडीशन क्या है कि ऑन एनी डे, इफ़ ऑन एनी डे इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स इट कम्स टू नोटिस कि वहाँ पे 100 से ज़्यादा वर्कर एक दिन भी काम किए हैं तो वो 100 और मोर की कैटेगरी में आ जाएगी. Then in that case, appropriate government may by general or special order require the employer to constitute a works committee. Okay, so works committee का काम क्या होता है बेसिकली, इसमें क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमेन्स एंगेज्ड, ठीक है, इन द एस्टैब्लिशमेंट, जिसमें ये कंडीशन होती है कि द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्कमेन इन द कमिटी शैल नॉट बी लेस देन द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द एम्प्लॉयर. दैट मीन्स कि मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव या तो इक्वल होंगे या माइनॉरिटी में होंगे. वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव्स हमेशा will have either equal number of representatives to that of management or slightly higher. ठीक है. The representatives of the workmen कैसे चूज किए जाएंगे, in prescribed manner from amongst the workmen engaged in the establishment, कि उसी कंपनी के उसी establishment के ही वर्कर होंगे. ठीक है. और उसका एक और तरीका है कि there shall be a consultation with their trade union if any. अगर उस वहाँ पे 100 से ज़्यादा कर्मचारी हैं तो पॉसिबली देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन भी होगी, तो ट्रेड यूनियन से भी कंसल्ट करना पड़ेगा. ठीक है. अब वर्क्स कमेटी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो मेन फंक्शन इज सिक्योरिंग एंड प्रिजर्विंग एमिटी एंड गुड रिलेशनशिप्स बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन. दे विल डिस्कस एंड डेलिबरेट अपॉन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, कि कोई मटीरियल डिफरेंसेस नहीं होनी चाहिए. अगर कोई कॉमन इंटरेस्ट है तो उसको कैसे हम लोग परसू कर सकें, और कैसे जो है एमिटी एंड गुड रिलेशंस उसमें एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में हम बना सकें. ओके, सो देयर आर नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट अथॉरिटी विच इज़ अ कंसिलिएशन ऑफिसर. कंसिलिएशन ऑफिसर का सेक्शन क्या है, सेक्शन 4 है. ठीक है. तो ये कैसे इस्टेब्लिश किए जाते हैं, appropriate government by notification in the official gazette will appoint such number of persons as it thinks fits to be conciliation officers, or they will be charged with the duty of mediating in and promoting the settlement of industrial dispute. ठीक है. तो conciliation officer का रोल क्या है, mediating in and promoting the settlement of an industrial dispute. ठीक है. बेसिक और इनका जो अपॉइंटमेंट क्या होगा, दे विल बी अपॉइंटेड फॉर अ स्पेसिफिक एरिया और अ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज इन स्पेसिफाइड एरिया. तो जैसे मान लो कि झारखंड है, धनबाद है, तो वहाँ कोल की इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं, तो मे बी फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास ऑफ इंडस्ट्रीज कंसिलिएशन ऑफिसर्स अलग से नोटिफाई किए जाएँ. तो दे कैन बी ईदर परमानेंट और फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. तो मान लो कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो गया तो एडहॉक बेसिस पे भी ये कंसिलिएशन ऑफिसर कर सकते हैं. एंड देन फॉर डे टू डे स्मॉलर डिस्प्यूट्स देयर आर परमानेंट कंसिलिएशन ऑफिसर्स. बेसिकली ये CLS जो होता है, CIRM में होता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशंस मशीनरी के जो ऑफिसर्स होते हैं, ALC, और ये इनको भी कंसिलिएशन ऑफिसर्स डिप्यूट किया जाता है. फिर स्टेट गवर्नमेंट लेवल्स पे भी होते हैं. However, that is not important for our discussion. तो जो next authority है to settle industrial dispute is known as Board of Conciliation. ठीक है. जो Board of Conciliation है, इसका section है 5. तो मान लो if an occasion arises, the appropriate government जो है for promoting settlement of an industrial dispute will constitute a बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन. कैसे होगा, नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट. कॉम्पोजिशन क्या होगी, चेयरमैन एंड 2 और 4 अदर मेंबर्स एज द गवर्नमेंट थिंक्स फिट्स. ठीक है. चेयरमैन शैल बी इंडिपेंडेंट पर्सन. इंडिपेंडेंट पर्सन मतलब ही डज नॉट हैव एनी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद दैट पर्टिकुलर केस. ठीक है. अदर मेंबर्स शैल बी अपॉइंटेड इन इक्वल नंबर टू रिप्रेजेंट द पार्टीज टू द डिस्प्यूट. अब मैनेजमेंट है, वर्कर है, या फिर 2 इस्टेब्लिशमेंट्स हो गए, 2 एम्प्लॉयर के भी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं. तो जो भी पार्टीज टू द डिस्प्यूट होंगी उनके इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, तभी 2 और 4 लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है. इफ एनी पार्टी फेल्स टू मेक रिकमेंडेशन, गवर्नमेंट कैन गो अहेड एंड डू इट सुओ मोटो. उनकी तरफ से कि ये पर्सन मान लो कोई रिकमेंडेशन नहीं आई
तो सुओ मोटो गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट पर्सन कर सकती है, ठीक है। देन और बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन का क्या होता है, बेसिकली ये भी मीडिएशन एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के लिए होता है, ठीक है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी क्या है? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी क्या है? फॉर इंक्वायरिंग इनटू मैटर्स अपीयरिंग टू बी कनेक्टेड और रेलिवेंट टू डिस्प्यूट। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इज बेसिकली इंक्वायरी बॉडी। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन निकालेगी और एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी आई मीन इट कैन इस्टेब्लिश, और इसका फंक्शन है इंक्वायरी इनटू एंड मैटर्स अपीयरिंग टू बी कनेक्टेड विद और रेलिवेंट विद द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करेगी, अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। अब इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा? वन इंडिपेंडेंट पर्सन और ऑफ सच नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सन एज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल, कि वन और मोर पर्सन कमिटी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बन सकती है, या तो सिंगल बनेगी या मल्टीपल बनेगी। जहां टू और मोर मेंबर्स हैं वहां वन ऑफ देम शैल बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन। फेयर इनफ, ठीक है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हैविंग प्रिस्क्राइब्ड quorum, a court having prescribed quorum may act notwithstanding the absence of a chairman। ये तो बहुत सिंपल लाइन है कि मान लो अगर कोई वैकेंसी क्रिएट होती है और वो क्या कहते हैं अप्रोप्रिएट प्रिस्क्राइब्ड quorum नहीं है, देन ऑल्सो इट कैन मीट, ठीक है। हाउएवर मान लो चेयरमैन अगर रिटायर हो गए हैं, इस केस में मान लो इफ द चेयरमैन हैज सीज टू बी अवेलेबल एंड द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी नोटिफाइड इट कि चेयरमैन उसके जो है या ही हैज फिनिश्ड हिज टेन्योर और मे बी इज नॉट फिट या उसको रिमूव किया गया है, अंडर सच सर्कमस्टांसेस कोर्ट विल नॉट एक्ट अंटिल द न्यू चेयरमैन इज बीइंग अपॉइंटेड, ठीक है। तो ये सेक्शन 6 इज क्लियर, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। सेक्शन 5 बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, सेक्शन 4 कंसिलिएशन ऑफिसर्स। अप्रोप्रिएट सेक्शंस के नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं, आई मीन PYQs कभी कभी सेक्शंस भी पूछ लेते हैं, ठीक है। सेक्शन 7 में है लेबर कोड्स। अब ये जो ऊपर की 4, 5 और 6 में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन एंड कंसिलिएशन ऑफिसर्स, वर्क्स कमिटी, ठीक है, ये जो है ये बेसिकली मीडिएशन लेवल तक डिस्प्यूट को रखते हैं। लेकिन लेट अस से इफ द मैटर कम्स टू अ लिटिगेशन लेवल और एडजुडिकेशन लेवल, जहाँ केसेस लेबर कोर्ट के केसेस होते हैं, जहाँ उस पर लीगल आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, ठीक है, देन वी नीड अ प्रॉपर बॉडी फॉर एडजुडिकेशन विच इज़ द लेबर कोड। कैसे इस्टेब्लिश होती हैं? थ्रू नोटिफिकेशन ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इधर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन आपको पता है, अगर सेंट्रल इंडस्ट्री है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट इंडस्ट्री है तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। सो व्हाट इज इट्स फंक्शन? एडजुडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ठीक है। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किस किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिस्प्यूट पे एडजुडिकेट कर सकती है, वो सेकेंड शेड्यूल में मेंशन्ड है, ठीक है। तो लेबर कोर्ट्स बेसिकली are adjudicating upon the matters listed in the second schedule of the ID Act, ठीक है। और and it also performs such other functions, कभी कभी डे टू डे सुपरविजन फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है। कॉम्पोजिशन क्या होगा? वन पर्सन ओनली। जहाँ हम पहले देख रहे थे कि मल्टीपल फंक्शन है, लेबर कोर्ट में केवल सिंगल पर्सन होगा। इस पर्सन की क्वालिफिकेशन क्या होगी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ही शुड बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट। अगर जज ऑफ हाई कोर्ट उनको नहीं मिलता है तो he should have a period not less than 3 years as district judge और additional district judge, state government से अगर लेना है, या फिर मे बी इज अ जुडिशियल ऑफिसर, लेकिन उसका 7 साल की सर्विस होनी चाहिए। अगर ये भी नहीं मिलते हैं तो समटाइम्स क्या होता है कि पोस्ट रिटायरमेंट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ अ लेबर कोर्ट जो है बना सकते हैं किसी को, जिसमें कि ही हैज़ ऑलरेडी बीन अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ लेबर कोर्ट इन एनी प्रोविंशियल स्टेट। पोस्ट रिटायरमेंट वाले ये है डेप्यूटी CLC। डेप्यूटी CLC सेंट्रल या जॉइंट कमिश्नर हैं लेबर डिपार्टमेंट के। ही इज़ ऑल्सो एलिजिबल प्रोवाइडेड ही इज़ हैविंग अ डिग्री इन लॉ एंड 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन लेबर डिपार्टमेंट, जिसमें से 3 years जो है एज अ कंसिलिएशन ऑफिसर उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन ओनली ही कैन एक्ट एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ लेबर कोर्ट, ठीक है। ये क्वालिफिकेशंस एक बार ही देख लेना सेक्शन 7 की, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, हाउएवर ये जो है इसमें ये है कि अनलेस ये है कि बिकॉज दैट पर्सन नीड्स टू बी इंडिपेंडेंट पर्सन, तो उसके लिए ये क्लॉज है कि डेप्टी CLC या जॉइंट लेबर कमिश्नर को तब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं अपॉइंट किया जा सकता जब तक वो गवर्नमेंट सर्विस में है। सो दैट मीन्स ही हैज़ टू रिज़ाइन अनलेस ही रिजाइंस फ्रॉम द सर्विस ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। तो ये इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए होता है, ओके। और ही इज़ एन ऑफिसर ऑफ इंडियन लीगल सर्विस ग्रेड 3
with 3 years of experience in the grade. I'm not sure if anybody from this particular qualification has been appointed. Do let me know in the comments कि ठीक है. Okay. Section 7A, tribunals. Tribunals were a later addition to the Industrial Dispute Act. पहले केवल लेबर कोर्ट्स तक हुआ था, लेकिन अब क्या है कि ट्रिब्यूनल्स भी मतलब इसमें अमेंडमेंट ले आई गई और बाद में इसको इंसर्ट किया गया सेक्शन 7A में. ठीक है, तो ट्रिब्यूनल बेसिकली क्या, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन मे कंस्टिट्यूट वन और मोर ट्रिब्यूनल्स फॉर जो है एडजुडिकेशन of industrial disputes relating to matters specified in second and third schedule. So in the first part we've already discussed कि tribunals have a wider jurisdiction than the labor courts. यहाँ labor courts केवल second schedule के matters को adjudicate कर सकती है, but tribunals can adjudicate upon the matters in second as well as third schedule. तो दोनों schedule कर सकते हैं ये. ठीक है, ये clause है 7A1A में. ये है कि जो अर्स्ट वाइल अलग अलग ट्रिब्यूनल्स थे उनको मर्ज कर दिया गया था और उनकी ज्यूरिसडिक्शन जो है अब अभी एक ही ट्रिब्यूनल है, दैट सेंट्रल इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल. तो वो पहले ईपीएफ का अलग एक इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल होता था, ईपीएफ 80 एंड ऑल. तो अब उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को क्लब करने के लिए एक ही ट्रिब्यूनल कर दिया गया है. ठीक है, कॉम्पोजिशन क्या होगी ट्रिब्यूनल की? देयर इज वन पर्सन ओनली टू बी अपॉइंटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. Person shall not be qualified as a presiding officer of the tribunal unless he is a judge of high court. Judge of high court is the best we can get. Okay, if not, he has for a period not less than 3 years as district judge or additional district judge. ठीक है, और he is a deputy CLC or a joint commissioner of a state labor department with degree in law, 7 years of experience in labor department with 3 years in conciliation. So ये similar to that of a labor court presiding officer. ठीक है, however to ensure independence they must resign before being appointed, and then the same composition, officer of an Indian Legal Service grade 3 with 3 years of experience. Okay. द ट्रिब्यूनल, देखो ट्रिब्यूनल में कभी कभी ना एक्सपर्ट ओपिनियन भी चाहिए होता है, तो लेबर मैटर के एक्सपर्ट्स को नॉमिनेट किया जाता है अंडर सच सर्कमस्टांसेस, उनको हम असेसर्स कहते हैं. सो ट्रिब्यूनल हैज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैज अ पावर टू अपॉइंट नॉट मोर देन 2 assessors to advise the tribunal on technicalities of a case. Okay. 7B इज नेशनल ट्रिब्यूनल. नेशनल ट्रिब्यूनल बेसिकली क्या होता है कि जब कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है जिसमें जो क्लास ऑफ इंडस्ट्रीज हैं वह मोर देन वन स्टेट में है, या फिर देयर इज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट विच इन्वॉल्व्स क्वेश्चंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और द नेचर ऑफ डिस्प्यूट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कि एक से ज़्यादा स्टेट में है, तो अंडर सच सर्कमस्टांसेस सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन विल एस्टैब्लिश वन और मोर नेशनल ट्रिब्यूनल्स. ठीक है, अभी कोई इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि इज देयर ओनली वन नेशनल ट्रिब्यूनल और मोर देन वन नेशनल ट्रिब्यूनल. अकॉर्डिंग टू एक्ट देयर कैन बी मोर देन वन नेशनल ट्रिब्यूनल्स. ठीक है, और इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा? वन पर्सन ओनली अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. अब ये वर्डिंग्स प्ले करेंगे, वर्ड प्ले यहाँ पे हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दे देंगे, बट लॉजिकली इफ वी थिंक कि नेशनल ट्रिब्यूनल है तो सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट अपॉइंट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. क्वालिफिकेशंस बहुत सिमिलर नेचर हैं. जज ऑफ अ हाई कोर्ट होना चाहिए और 2 पर्सन होना चाहिए. अच्छा, यहाँ पे इंडियन लीगल सर्विस ग्रेड 3 एंड ऑल ये वाली क्वालिफिकेशंस यहाँ नहीं है. 2 पर्सन जो असेसर्स हैं ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी यहाँ पे. ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, एक तो इसकी रिटायरमेंट एज है 65 ईयर्स. ठीक है, और इफ़ ही इज़ नॉट इंडिपेंडेंट टू द डिस्प्यूट, इफ़ इज़ नोन कि वो इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं रह गया है तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. ठीक है, क्वालिफिकेशन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. और दैट इज इट. फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज, फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर्स. अच्छा, इसमें ये सेक्शन इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, सेक्शन 9 में प्रोसीडिंग्स बिफोर. ठीक है, दिस इज नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ओके, चैप्टर 2A नोटिस फॉर चेंज.
तो चैप्टर 2A नोटिस फॉर चेंज क्या है? सिमिलर, नो एम्प्लॉयर can change in conditions of service, who proposes to effect change in conditions of service to any workman in respect of any matter listed in 4th schedule shall effect the change without giving to the workman notice in prescribed manner or within 21 days of giving such notice. सेक्शन यही कहते हैं कि अगर मान लीजिए आपने कोई वर्कर हायर कर लिया है and you have already told him what his conditions of service are. Now if you want to change that condition of service, so you'll have to give him a notice in prescribed manner, और नोटिस देने के 21 दिन के अंदर अंदर नहीं चेंज कर सकते. दैट मीन्स जो नोटिस का टाइम नोटिस पीरियड होगा वो होगा 21 डेज. ठीक है. और जो मैटर्स कनेक्टेड हैं नोटिस फॉर चेंज दैट इज लिस्टेड इन द 4th शेड्यूल. तो 4th शेड्यूल के बियॉन्ड अगर कंडीशंस ऑफ सर्विस चेंज हो रही हैं प्रॉब्ली उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा इस पर. ठीक है. ऑल्सो नो नोटिस फॉर चेंज विल बी रिक्वायर्ड वेयर द चेंज इज ऑन सेटलमेंट ऑफ अवार्ड. ठीक है. तो मान लो अगर कोई लेबर कोर्ट में मैटर था और लेबर कोर्ट या मे बी किसी कंसिलिएशन ऑफिसर के पास मैटर था, तो कंसिलिएशन ऑफिसर के पास जब मैटर होता है, जब मैटर कंसिलिएशन और मीडिएशन में होता है, तो जो उसका आउटकम होता है उसको हम लोग सेटलमेंट कहते हैं. ठीक है. बट वंस इट गोज टू लेबर कोर्ट और आर्बिट्रेशन, तो जो उसका आउटकम होता है उसको हम लोग अवार्ड कहते हैं. ठीक है. तो अगर कोई लेबर कोर्ट या कोई कंसिलिएशन ऑफिसर के पास वो मैटर पेंडिंग था और वो मैटर डिसाइड हो गया है, तो उस मैटर पे ऑलरेडी चूंकि एडजुडिकेशन हो गई है, तो उस केस में नोटिस फॉर चेंज रिक्वायर्ड नहीं है. Seems very logical because already everybody knows and the matter was disputed और जज ने या मे बी मीडिएशन ऑफिसर ने दोनों ही पार्टीज की सहमति से उसका वर्डिक्ट दिया है, तो देयर इज नो नीड टू गिव अ फ्रेश नोटिस. ठीक है. एंड इन अदर केसेस वेयर द वर्कमैन इज लाइकली टू बी अफेक्टेड बाई सिविल सर्विसेज रूल्स एंड कंडक्ट, रेलवेज और जो सरकारी कंपनियां हैं जो इस तरह के हैं, तो इन केसेस में नोटिस फॉर चेंज इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है. Section 9B, power of the government to exempt. Now, appropriate government is of the opinion that application of provisions of Section 9A to any class of industrial establishment or any class of workmen employed affects the employer in relation thereto prejudicially, that such application may cause serious repercussions to the industry in public interest. The appropriate government may by notification direct that the provisions of the said section shall not apply. तो अगर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या क्लास ऑफ इंडस्ट्री को एग्जेम्प्ट करना है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करेगी. और क्या ग्राउंड्स होंगे? नाउ इफ दैट पर्टिकुलर notice for change is going to affect the industry per se, prejudicially, or the repercussions of the industry are such that कि public interest harm हो रहा है, तो वो notification लाएंगे और कहेंगे कि भाई इन class of industries में भी notice of change की requirement नहीं है. That's all about chapter 2A. ठीक है. Now we move to chapter 2B. चैप्टर 2B में बेसिकली ग्रीवांस रिड्रेसल मशीनरी है. ये भी बेसिकली लेटर ऑन अमेंडमेंट में आया था. ठीक है. विल कीप अ सेपरेट वीडियो फॉर ऑल द अमेंडमेंट्स विच हैव बीन मेड इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट. Important ones, not every amendment. We can't study every amendment under the sun, but some of the important amendments we need to be aware of. ठीक है. तो सेक्शन 9C में क्या होता है कि एवरी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट विद 20 और मोर वर्कमैन, की यहाँ 20 या 20 से ज़्यादा अगर वो एम्प्लॉयज़ हैं, तो वहाँ पे इंटरनली एक ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी इस्टेब्लिश की जाएगी फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल ग्रीवांसेस. ठीक है. तो ये इंडिविजुअल ग्रीवांसेस को वो करने क्या कहते हैं कि रिजॉल्व करेगी. ठीक है. इसमें 6 मेंबर्स होंगे, 3 एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और 3 एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे. और जो चेयरमैन होगा वो जो है रोटेशन में होगा. रोटेशन दैट मीन्स एवरी ईयर द चेयरमैन विल चेंज, 1 ईयर फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड, 1 ईयर फ्रॉम द वर्कमैन साइड, ऐसे ऐसे चेंज होगा. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स शैल नॉट एक्सीड 6. एज फार एज प्रैक्टिकेबल 1 वुमेन मेंबर इनको रखनी होगी. ठीक है. ओके.
Okay, notwithstanding anything contained, setting up of the grievance redressal committee shall not affect the rights of the workmen to raise industrial dispute. That means कि internal grievance redressal committee जो ये बनाई गई है establishment में, इसमें क्या होगा कि it does not in any way take away workers right to raise an industrial dispute, कि वो conciliation के लिए conciliation officer के पास भी जा सकता है, मीडिएशन के लिए भी जा सकता है, वो एडजुडिकेशन के लिए लेबर कोर्ट में भी जा सकता है. बट देन अगेन एक ये ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म दिया गया है कि यू कैन ट्राई एंड सॉर्ट इट आउट इंटरनली. ठीक है, बट इफ ही डज नॉट वांट टू टेक द ग्रीवांस इंटरनली, ही कैन डायरेक्टली गो टू लेबर कोर्ट और कंसिलिएशन ऑफिसर. ठीक है. The GRC may complete the proceedings within 30 days of receipt of written application. ठीक है, मान लो कोई आदमी अगर अग्रीव्ड है तो वो GRC को लेटर देगा, 30 दिन के अंदर अंदर GRC अपनी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट करेगी. वर्कमैन हु इज अग्रीव्ड बाय द डिसीजंस मे प्रेफर अपील टू द एम्प्लॉयर अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ GRC. अगर मान लो अवार्ड उसके फेवर में नहीं आया तो ही हैज अ प्रोविजन ऑफ अपील, एंड विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच अपील GRC will dispose and send a copy of the decision to the workman concerned. कि वो अपील भी 1 महीने में डिस्पोज ऑफ करेंगे. तो मान लो कोई ग्रीवांस आई, 30 days वर्डिक्ट आ गया, अपील हुई, अनदर 30 days फाइनल ऑर्डर आ गया. इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी इधर उधर अगर वर्कमैन को लगेगा, सो ही कैन अप्रोच लेबर कोर्ट एंड कंसिलिएशन ऑफिसर. दैट राइट ही ऑलवेज हैज विद हिम. ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू चैप्टर 3. चैप्टर 3 डील्स विद रेफरेंसेज ऑफ डिस्प्यूट्स टू बोर्ड, कोर्ट और ट्रिब्यूनल. तो मान लो कोई डिस्प्यूट है तो हाउ कैन इट बी रेफर्ड टू अ कंसिलिएशन बोर्ड, अ कोर्ट और अ ट्रिब्यूनल. कोर्ट का मतलब लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल तो पता ही है. लेबर कोर्ट कम्स अंडर सेक्शन 7, ट्रिब्यूनल कम्स अंडर सेक्शन 7A, 7B. 7B इज फॉर नेशनल ट्रिब्यूनल. ठीक है, ओके. तो वेयर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट डिस्प्यूट एग्जिस्ट्स or is apprehended, may at any time by order in writing refer the dispute to the board for promoting settlement. Board which means conciliation board, कि उसको conciliation board रेफर कर दे. जहाँ पे आ रहा है तो appropriate government या तो conciliation board को रेफर कर देगी, और it may or refer any matter appearing connected or relevant to the dispute to a court of inquiry. court of inquiry के अगर investigate कर सकती है. ठीक है, रेफर द डिस्प्यूट और एनी मैटर अपियरिंग टू बी कनेक्टेड और रेलिवेंट टू द डिस्प्यूट इफ इट रिलेट्स टू एनी मैटर इन द सेकेंड शेड्यूल. तो सेकेंड शेड्यूल का कोई मैटर अगर लगता है तो गवर्नमेंट उसको लेबर कोर्ट में भी भेज सकती है. अगर सेकेंड और थर्ड शेड्यूल का कोई भी मैटर है तो कहाँ भेज सकते हैं? ट्रिब्यूनल में भेज सकते हैं. ठीक है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिस्प्यूट रिलेट्स टू थर्ड शेड्यूल एंड इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट मोर देन 100 वर्कमैन. तो अगर छोटा डिस्प्यूट है, थर्ड शेड्यूल का भी है और छोटा डिस्प्यूट है, तो गवर्नमेंट इफ इट थिंक्स फिट मे रेफर इट टू द लेबर कोर्ट. तो दिस इज अ सेविंग क्लॉज. हमने ये पढ़ा था कि थर्ड शेड्यूल के मैटर्स जो है लेबर कोर्ट नहीं सुन सकती हैं. बट देन अगेन अगर इफ इट कम्स टू बी नोन दैट द मैटर इट सेल्फ इज अ पेटी मैटर, अगर पेटी मैटर है, 100 लोगों से कम का डिस्प्यूट है, तो 100 वर्कमैन से कम का डिस्प्यूट है, तो हम लोग इसको लेबर कोर्ट में भी रेफर कर सकती है गवर्नमेंट. ठीक है, वेदर डिस्प्यूट रिलेट्स टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, जैसे मान लो बिजली, पानी, सड़क, सैनिटेशन, इससे रिलेटेड वर्कमैन का है. ठीक है ना. अ नोटिस अंडर सेक्शन 22 हैज़ बीन गिवन. द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में शैल अनलेस इट कंसिडर्स द नोटिस हैज़ बीन फ्रिवलसली और वेक्सेशियसली, कि कोई ऐसे ही जो है फिजूल का नोटिस नहीं है, मेक अ रेफरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिस्प्यूट विच मे हैव कमेंस्ड. ठीक है, तो वो भी केसेस पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के जो वर्कमैन हैं, अगर वो वेक्सेशियस या फ्रिवलस नहीं लगते हैं गवर्नमेंट को और लगता है कि वो ज़रूरी है, देन ऑल्सो द सेंट्रल गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन मेक रेफरेंसेस. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या पब्लिक यूटिलिटी केसेस के पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज का कोई अगर मैटर है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट can it refer it to the tribunal or a labor court? Yes, definitely it can.
but then again government has a power to decide if the notice itself amounts to the severity of case. ठीक है ना, कि अगर वो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है तो दे हैव अ पावर इन दैट पर्टिकुलर केस. ठीक है. ठीक है. An order referring the industrial dispute to a labor court, tribunal or national tribunal under this section shall specify the period within which the लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल शैल सबमिट द अवार्ड. तो जब भी कभी कोई डिस्प्यूट रेफर किया जाता है कोर्ट बोर्ड या ट्रिब्यूनल को, तो उसमें जो बेसिकली जो रेफरेंस है उसी में वो टाइम पीरियड भी दे देते हैं कि इतने टाइम में आपको अवार्ड सबमिट करना है. ठीक है. प्रोवाइडेड दैट वेयर सच इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज कनेक्टेड विद इंडिविजुअल वर्कमैन, ये 3 महीने के अंदर करना है. अगर इंडिविजुअल वर्कमैन का डिस्प्यूट है तो 3 महीने के अंदर ही करके दे देना है इसको. ठीक है. द पार्टीज टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अप्लाई इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर वेयर. ठीक है. ये तो ये हो गया कि जब गवर्नमेंट रूट से कैसे जाएगा. दिस इज फॉर गवर्नमेंट रूट. ठीक है. मान लो कोई वर्कमैन या कोई कंपनी कंपनी का मैनेजमेंट है, वो भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल को अप्रोच करना चाहें, तो उसके लिए जो रूट है, पार्टीज टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अप्लाई इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर वेदर जॉइंटली और सेपरेटली टू द लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल फॉर. अच्छा ठीक है. अच्छा ठीक है. तो ये है कि अगर मान लो प्रिस्क्राइब टाइम में ट्रिब्यूनल नहीं हो पा रहा है, तो टाइम एक्सटेंशन के लिए पार्टीज जो हैं डिस्प्यूट की, दे कैन फाइल फॉर एक्सटेंशन फॉर गेटिंग द अवार्ड. दैट मीन्स दे कैन इंक्रीज द टाइम पीरियड, लेकिन द पार्टीज टू द डिस्प्यूट मस्ट they must confirm. ठीक है. Where an industrial dispute has been referred to the board, court or tribunal under this section, the appropriate government may prohibit the continuance of any strike, lockout in this connection in such dispute which may be in existence on the date of reference. तो जैसे ही मान लो कोई डिस्प्यूट आया तो यूनियन ने मान लो धमकी दे दी कि भाई हम तो अब धरने पे बैठेंगे, स्ट्राइक पे बैठेंगे, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, तुरंत उसको लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल में रेफ़र कर दिया. अब जैसे ही वो कोर्ट में चला गया, कोर्ट में मैटर पेंडिंग हो गया, तो देयर इज़ एन साइलेंट एम्बार्गो कि भाई कोई भी पार्टी जो है ना तो एम्प्लॉयर लॉकआउट करेगा और ना ही वर्कर स्ट्राइक करेगा जब तक ये डिस्प्यूट कोर्ट में पेंडिंग है. और अगर कोई भी पार्टी इसमें से वायलेशन करती है, सो दैट इज़ अ इलीगल स्ट्राइक. तो मान लो अगर मैनेजमेंट ने लॉकआउट कर दिया और ट्रिब्यूनल में मैटर पेंडिंग है, तो वो इलीगल लॉकआउट होगा. उसके अगेंस्ट वर्कर ने स्ट्राइक कर दिया, तो क्या वो लीगल स्ट्राइक होगी या इलीगल स्ट्राइक होगी? इस केस में जो स्ट्राइक होगी वो लीगल हो जाएगी, बिकॉज अ स्ट्राइक अगेंस्ट अ इलीगल लॉकआउट इज़ अ लीगल स्ट्राइक. हाउएवर और सिमिलर जो है अदर वेज में भी वो है. ठीक है. तो ये भी जो प्रोविजंस हैं आगे मेंशन होंगी. ठीक है. लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल कन्फाइन इट्स एडजुडिकेशन टू द पॉइंट्स एंड मैटर्स इन्सिडेंटल देयर टू, कि वो इधर उधर नहीं एडजुडिकेट करेंगे. No proceedings in the court, board or tribunal in relation to any industrial dispute shall lapse merely for the reason of death of the parties to the dispute being a workman, and such labor court, tribunal or national tribunal shall complete and submit its award to the appropriate government. तो जैसे डिसाइड हो गया, गवर्नमेंट को देना है, गवर्नमेंट को अपना ऑर्डर सबमिट कर देंगे. हाँ, 10 वॉलेंट्री रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन. ठीक है ना. अब वॉलेंट्री रेफरेंस की मैं बात कर रहा था, सेक्शन 10A में गया हुआ है ये. जो पहला तो आपने गवर्नमेंट रूट देख लिया कि गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू डू दीज थिंग्स. अब मान लो पार्टीज टू द डिस्प्यूट हैं, अगर वो आपस में ही जो है एक समझौता बनाती हैं कि लेट अस डिसाइड दिस डिस्प्यूट थ्रू एन इंडिपेंडेंट अंपायर या आर्बिट्रेटर, सो देयर इज अ प्रोविजन अंडर सेक्शन 10A. ये जो 10A है ये भी बाद में अमेंड किया गया था. ठीक है. सो आर्बिट्रेशन is before going to labor court. Before going to labor court, they can refer it to a independent neutral umpire, जिसको arbitrator कहते हैं. ठीक है. Where the industrial dispute is apprehended and the employer and workman agree to refer the dispute to arbitration, they may at any time before the dispute has been referred under section 10 of to the labor court, tribunal or national tribunal by a written agreement refer the dispute to arbitration, and the reference shall be to such person or persons including the presiding officers
एज एन आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो वो आपस में इंटरनली एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट करेंगे और आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। सेक्शन 10A में where arbitration agreement provides for reference to the dispute to an even number of arbitrators, agreement shall provide for appointment of another person as an umpire। क्योंकि भाई मान लो अगर दो मैनेजमेंट की तरफ से आ गए, दो लेबर की तरफ से आ गए, तो लेटेस्ट से वोटिंग हुई और टू तो इट बिकम्स अ टाई। तो टाई ब्रेकर के लिए हमेशा जो आर्बिट्रेटर के नंबर्स होने चाहिए वो ऑड होने चाहिए, ठीक है। सो लेटेस्ट से अगर इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स आ गए हैं तो अग्रीमेंट शैल प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन अंपायर हु शैल एंटर इनटू द रेफरेंस इफ द आर्बिट्रेटर्स आर इक्वली डिवाइडेड, तो ही विल हैव अ कास्टिंग वोट, ठीक है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शैल बी साइंड बाय द पार्टीज, कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट शैल बी फॉरवर्डेड टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भी आपको इसकी कॉपी देनी है, एंड द कंसिलिएशन ऑफिसर, ठीक है। तो मान लो जैसे कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो डिस्प्यूट सबसे पहले कंसिलिएशन ऑफिसर के पास जाता है, ठीक है। कंसिलिएशन ऑफिसर मीडिएशन कराता है, वहाँ से पार्टीज अगर अग्री होती हैं तो वो आर्बिट्रेशन के लिए भी रेफर कर सकती हैं, ठीक है। और फिर आर्बिट्रेशन से भी सॉर्ट आउट नहीं होता है तो दे कैन गो फॉर लिटिगेशन या एडजुडिकेशन, जो कि लेबर कोर्ट्स में होता है, ठीक है। तो agreement जो होगी will be forwarded to the government and the conciliation officer, and the appropriate government shall within 1 month from the date of receipt publish the same in official gazette। Where the dispute has been referred to arbitration, the appropriate government is satisfied that the person making the reference represents the majority of each party, the appropriate government may within the time period referred issue a notification in such manner as may be prescribed, and when such notification issued, employer and workmen who are not parties to the arbitration but are connected to the dispute shall be given an opportunities of presenting their case before the arbitrators। तो नोटिफिकेशन हो गया, अब मान लो कोई और पार्टी आ रही जो कनेक्टेड विद डिस्प्यूट है तो वो भी फाइल कर सकती है कि वी आर ऑल्सो फाइल, और उनको भी मीन अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। आर्बिट्रेटर शैल इन्वेस्टिगेट and submit a report to the appropriate government। The arbitration award is signed by arbitrators or all arbitrators as the case may be। Where the dispute has been referred to arbitration and the notification has been issued, the appropriate government may order to prohibit continuance of any strike। तो अगर मान लो arbitration में भी कोई dispute है तो भी इसके खिलाफ आप strike या lockout नहीं कर सकते, ठीक है। These are state amendments। State amendments are not important। Chapter 4, how much time do we have? Chapter 4 deals with the procedures and duties of authorities। Okay, section 11, ठीक है। conciliation is not just, ठीक है। section 11 में powers and procedures of conciliation officers, boards, courts and tribunals। so chapter 2 में हमने जो authorities देखी थी उन्हीं की powers और procedures जो हैं chapter 4 में डिस्कस्ड हैं। तो conciliation officer इसको हम लोग एक अलग से उसमें देख लेंगे वीडियो में। आई थिंक विल नीड अ पार्ट 3 ऑल्सो, बिकॉज इफ़ आई कीप ऑन स्ट्रेचिंग इट विल बी अ लॉन्ग वीडियो और फिर वो इंटरेस्ट नहीं आएगा। ओके, so in the next video we'll look at chapter 4 of Industrial Dispute Act, and we'll try to cover the entire act